देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक रोचक किस्सा जो आज भी मेरी रूह को कपकपा देने में पूरी तरह से सक्षम है, जिसे याद करने के बाद मैं सहम जाता हूँ। दोस्तों, रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्थान है जहाँ से काफ़ी लोग प्रतिदिन सफ़र तय करते हैं। कुछ लोगों के साथ उनकी बदकिस्मती के ऊपर कुछ अजीब चीज़ें घट जाती हैं। शायद मैं भी इन बदकिस्मत इंसानों में से एक था जो ना चाहते हुए भी उस स्टेशन तक पहुंचा और भूतों से सामना करके ही लौटा। हुआ कुछ ऐसा था कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि अभी भी मेरी बुआ और फूफा जी को आने में वक्त लगने वाला था। उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। दिसंबर का महीना था, जिस वजह से मैं अपने बदन पर एक चादर ओढ़कर स्टेशन पर घूमने लगा। काफ़ी वक्त बीत गया, तभी मैंने देखा कि पटरियां थर-थर कांप रही थी। मतलब किसी ट्रेन के आने का संकेत था। लेकिन जैसा कि मेरे फूफा ने बताया था कि ठंड और कोहरे के कारण ट्रेन को आने में वक्त लगेगा। ऊपर से इंजन में भी कुछ गड़बड़ी चल रही थी, तो ट्रेन बीच बीच में रुक रही थी। हमारा घर यहाँ से थोड़ी दूरी पर था, जिस वजह से मैं ये सोचकर स्टेशन पर लौटा था कि मेरे बुआ और फूफा जी को सामान उठाने में कोई दिक्कत ना हो और मैं उन्हें आराम से घर ले जा सकूं। इसी तरह उस स्टेशन पर टहलते टहलते जब ठंड ने मेरे जिस्म के ऊपर कुछ ज़्यादा ही अटैक कर दिया तो मैं थोड़ा तेज़ तेज़ घूमने लगा ताकि कुछ पलों के लिए मेरे शरीर से ठंड गायब हो जाए। इसी बीच मुझे उस स्टेशन पर मेरी ही आयु का एक लड़का इधर से उधर टहलता हुआ दिखा। काफ़ी देर तक तो मैं ये सोचता रहा शायद ये लड़का मुझसे बात कर ले और हम वक्त काट सकें। लेकिन उस लड़के की इस अवस्था को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था मानो ये डिप्रेशन में है और मुझसे बात करने के मूड में नहीं है। फिर क्या था, मैंने उस लड़के से कहा, अरे भाई साहब, मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा हूँ, तुम इधर से उधर चक्कर काट रहे हो, क्या बात है? तो उस लड़के ने कहा, वो मुझे काफ़ी समय बीत गया है और मेरी मम्मी और पापा अभी भी यहाँ नहीं पहुँचे। मेरा नाम नितिन है और दोपहर के 2 बजे के बाद मैं इस स्टेशन पर थमा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक मेरे मम्मी पापा स्टेशन पर नहीं पहुँचे। उसकी बातें सुनकर मैं भी थोड़ा दंग रह गया। हम दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक ही मेरी नाक में किसी चीज़ के जलने की बदबू घुस गई। मैं इधर से उधर देखने लगा, कहीं किसी के कपड़ों पर आग तो नहीं लग गई, लेकिन शुक्र था कि सब कुछ अभी तक तो सही सलामत था। इसी बीच मुझे एक औरत और एक आदमी पटरियों के ऊपर घूमते हुए नजर आए। ऊपर से पटरियां भी थर्रा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ट्रेन आने वाली है। इसी बीच उस औरत का एक पांव लोहे की एक छोटी कील के अंदर फंस गया। उस वक्त उसने जूते पहन रखे थे और जूतों को इतनी जल्दी निकालना कतई आसान नहीं होता। ट्रेन अपनी फुल स्पीड के साथ तेज तर्रार उनकी तरफ बढ़ने लगे। ट्रेन की रोशनी पड़ते ही मेरी रूह कांप उठी। मुझे कहीं ना कहीं ये समझ आ चुका था कि अब मेरी जिंदगी का विनाश होने वाला है। 2 ही क्षण में उस ट्रेन ने उन दोनों को कुचल कर दिया। सच बताऊं तो मेरे हाथ पांव फूल चुके थे। मैं ऐसी अवस्था में था कि चाहकर भी अपने शरीर को हिला डुला नहीं पा रहा था। जब एक इंसान अपनी आंखों से किसी मृत बॉडी को देखता है तो उसके अंदर क्या बीतती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े इधर उधर बिखरने लगे। मेरे बगल में खड़ा नितिन नाम का वो लड़का भी इस नज़ारे को देख रहा था। ट्रेन वहाँ से गुजर गई। फिर उस लड़के ने कहा, क्या आप मेरे मम्मी पापा को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? मैंने अपनी मुंडी हाँ में हिलाई, लेकिन मुझे एक बात बड़ी ही विचित्र और अजीब लग रही थी कि इस खौफनाक एक्सीडेंट को देखने के बाद भी उस लड़के पर कोई असर नहीं था। जहाँ पर वो लड़का टस से मस नहीं हुआ तो वहीं मेरा पूरा शरीर विचलित हो उठा। पता नहीं उस लड़के के अंदर ऐसी कौन सी एनर्जी थी जिसके कारण उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ट्रेन के गुजर जाने के बाद मैंने देखा कि जहाँ पर पटरियों के ऊपर खून के साथ साथ उस औरत और उस आदमी के धड़ नजर आने चाहिए थे, तो वहाँ का नज़ारा एकदम साफ था। ऐसा लग रहा था मानो उस जगह पर कुछ हुआ ही ना हो। सब लोग खामोशी के साथ अपने अपने काम में लगे हुए थे। पता नहीं ये दृश्य उन लोगों को दिखा भी था या ये सिर्फ मेरा वहम था। मैं अपने पसीने को पोंछता हुआ अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगा।
लेकिन डर के मारे मेरा पूरा शरीर जाम होने लग गया। उस लड़के ने कहा, अरे भैया क्या हुआ, आप इतना कांप क्यों रहे हो, और इतनी ठंड होने के बावजूद भी तुम्हारा पूरा बदन पसीना क्यों छोड़ रहा है। मैंने अपने आप को शांत किया और पूरी बात बताई तो वो लड़का जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, अरे भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, मुझे तो उन पटरियों के ऊपर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, और वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका कोई भ्रम हो। दूसरी तरफ अभी भी मेरे मन में अजीब ख्याल आ रहे थे। फिर वो लड़का कहने लगा, भाई साहब प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, काफ़ी देर तक ढूंढने के बावजूद भी मुझे अपने घर वाले नहीं मिल रहे हैं। उसका वो मायूस चेहरा देखकर मेरे दिल में दया उत्पन्न हो गई और मैं उस लड़के के साथ साथ चलने लगा। उसने मुझे अपने पीछे आने को कहा। तभी उसने बताया कि पास में एक और स्टेशन पड़ता है, यानी कि एक और पुराना रेलवे स्टेशन जिसके ऊपर ट्रेन पहुंचती है। मैं उस लड़के की बात सुनकर थोड़ा हैरान था, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी उस स्टेशन को देखा नहीं था। वैसे तो मैं भोपाल में बेहद कम निवास करता था और इन दिनों मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब में तब्दील होने की वजह से हमें इस स्थान पर रहना पड़ रहा था, जिस कारण मैं इन स्टेशनों से अनजान था। नितिन नाम का वो लड़का मुझे बार बार अपने पीछे आने को फोर्स कर रहा था, क्योंकि अब मैं मजबूर हो चुका था, जिस कारण उसके पीछे जाना अब मेरा कर्तव्य सा बन चुका था। तकरीबन 5 मिनट चलने के बाद हम लोग ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पशुओं को दी जाने वाली स्मार्ट नाम की चूरी की एक विशाल सी फैक्ट्री थी। उसके अंदर गर्दा उड़ रहा था। उस फैक्ट्री के करीब से गुजरते ही मुझे एक अलग सी बदबू का सामना करना पड़ा। ये बदबू एक बार फिर मुझे ऐसा एहसास करवा रही थी मानो आसपास कोई चीज जल रही हो। इस दुर्गंध से मैं परेशान हो चुका था और अगल बगल में देखने के बावजूद भी मुझे कुछ भी नहीं दिखा। एक बार फिर मैं उस लड़के के पीछे पीछे चलता रहा। करीब 7 मिनट चलने के बाद मैंने देखा कि मुझे एक स्टेशन दिख रहा था। उस स्टेशन के ऊपर लोगों की चहलकदमी चालू थी। जिस स्टेशन से मैं निकलकर यहाँ पर आया था, उस स्टेशन के बजाय इस स्टेशन पर लोग काफ़ी नज़र आ रहे थे। उन लोगों के अंदर कॉमन बात तो ये थी कि सभी लोग बस अपने स्थान पर बैठे थे। ये बात मुझे बड़ी अजीब लग रही थी। इतने में मुझे एक आवाज़ आई, बेटा इधर किधर जा रहे हो, शायद तुम इस जगह से अनजान हो, क्योंकि इस जगह पर आने की हिमाकत हर कोई नहीं कर पाता। तभी मैं झट से पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि 80 वर्षीय एक बुजुर्ग आदमी लाल कंबल ओढ़े मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बातें करने लगा। मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा, अरे दादाजी ऐसा नहीं है, दरअसल इस बेचारे लड़के की फैमिली नहीं मिल रही है। हमने उस स्टेशन पर भी देखा, लेकिन दूर दूर तक उनका कोई पता नहीं था। साथ ही अब समय काफ़ी बीत चुका है, लेकिन इसके मम्मी पापा का कोई ठिकाना नहीं है। मेरी बातें सुनकर वो बूढ़ा आदमी बोला, बेटा तुम्हारे पास तो कोई नहीं है। जब मैं पीछे मुड़ा तो मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गई। मेरे साथ साथ आने वाले नितिन अब वहाँ से गायब हो चुका था। ये दृश्य बड़ा ही अजीब और बेहद डरावना था। जब वापस उस बूढ़े आदमी की तरफ पलटा तो मेरी सांसें उखड़ने लगी। अब ना ही तो वो बूढ़ा नज़र आ रहा था और ना ही दूर दूर तक नितिन का कोई ठिकाना था। अपने मम्मी पापा को ढूंढने आए नितिन खुद ही वहाँ से गायब हो चुका था। मुझे उस स्टेशन की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं लगी, तो मैंने वहाँ से जाने का निश्चय किया, क्योंकि अब मेरे अंदर इतना शौर्य नहीं था कि मैं उस स्टेशन पर कुछ पल के लिए रुक सकूं। तभी मैंने देखा कि स्टेशन पर मौजूद सारे यात्री अब वहाँ से गायब हो चुके हैं, और तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि मेरे ऊपर कोई छलावा सवार है। पहले भी मैंने छलावा नामक इस ताकत की कई सारी चर्चाएं सुनी हैं। कहते हैं कि ये किसी भी रूप में आकर इंसान को फंसा देती हैं और रात के 12 बजने के बाद उस इंसान को खुद को मारने पर मजबूर कर देती हैं। इसी वक्त जब मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल चलने लगे तो मैंने अपने पिछवाड़े को पीछे की तरफ घुमाया और वहाँ से भागने लगा। लेकिन तभी मेरी नज़र सफ़ेद कपड़े पहने एक आदमी पर गई। एक बुजुर्ग आदमी था जिसने अपने सर पर सफ़ेद साफ़ी बांध रखी थी। वो चिलम सुलगाता हुआ मुझे आवाज़ देने लगा, अरे बेटा ज़रा इधर तो आना। मजबूरन मुझे अपने कदमों को उस बूढ़े आदमी की तरफ मोड़ना पड़ा। अब तक जितने भी लोग मुझे इस स्टेशन पर मिले थे उन सभी की आयु 50 से ऊपर की लग रही थी। दूसरी तरफ मेरी तलाशी आंखें अभी भी नितिन की तलाश कर रही थी। क्या पता वो कहीं मिल जाए और यह मेरा डर खत्म हो जाए। लेकिन अब ये कहाँ मंजूर होने वाला था। लगातार ढूंढने के बावजूद भी नितिन कहीं नहीं मिला और मैं उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा तो उसने मुझे अपने बगल में बैठने को कहा। उस वक्त ठंड जोरों से लग रही थी,
जिस कारण मैं सिकुड़ता हुआ उसके पास बैठ गया। अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि जो जलने की बदबू मुझे इतनी देर से एहसास हो रही थी वो इसी आदमी के अंदर से निकल रही थी। उस आदमी ने कहा, अगर तुम इस जगह पर कुछ देर और रुक गए तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी खोनी पड़ेगी। मैं उस आदमी की बातें सुनकर थोड़ा सुन्न पड़ गया। फिर उसने अपने बदन से एक कंबल हटाई और जब मैंने उसका बदन देखा तो मानो मैंने नरक के दर्शन कर लिए थे। मैंने देखा कि उस आदमी के बदन के ऊपर आग से जलने के बड़े बड़े निशान बने हुए थे और साथ ही उसकी पूरी त्वचा जल चुकी थी। मैं कांपते हुए हाथों के साथ पीछे हटने लगा। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर तुम इस जगह पर रुके तो तुम्हारी भी यही दशा होगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा इसका भयंकर अंजाम भुगतना होगा। उस आदमी की एक एक बात मेरे दिल में डर का पहाड़ बना रही थी। उस आदमी ने बताया कि इस जगह से निकलना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ये जगह मायावी शक्तियों से बनी हुई है और यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल है। तभी मैं उस बेंच से उठा और उस तरफ भागने लगा जिस तरफ से मैंने इस स्टेशन में प्रवेश किया था। इसी बीच मुझे नितिन की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसके बाद जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि नितिन नाम का वो लड़का मुझे अजीब नज़रों से घूरता हुआ हंसने लगा और उसने अपने असली रूप को धारण कर लिया। आज मुझे सहज तरीके से समझ आ रहा था कि मैंने हर किसी पर यकीन करके एक बड़ी गलती कर दी है। आज एहसास हुआ कि ज़िंदगी में कभी भी हर किसी पर विश्वास नहीं ढाना चाहिए। अचानक ही उसका पाँव हवा में उड़ने लगे और स्टेशन के ऊपर उसी के जैसे दिखने वाले कई सारे शैतान मुझे हवा में उड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब मैं उस तरफ भागने लगा जिस तरफ से मैंने इस स्टेशन में प्रवेश किया था तो मैंने देखा कि उस तरफ एक विशाल सा दल जो शायद भूतों के जैसा लग रहा था वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। बड़ी ही आश्चर्यजनक जगह थी वो। यहाँ से निकलने तक का रास्ता मुझे मालूम नहीं था। इतने में ही मुझे पटरियों के ऊपर एक बार फिर एक औरत और एक आदमी दिखा। एक बार फिर पटरियां थर-थर कांप रही थी और इस बार की आवाज़ तो उस स्टेशन को हिला देने में भी सक्षम थे। जोर से गुजरने वाली ट्रेन ने एक बार फिर उन दोनों को कुचल दिया। दोबारा इस दृश्य को देखकर मैं तो पूरा हिल गया। इस बार ये दृश्य बिल्कुल असली था, जो कि स्टेशन के ऊपर खून के छींटे लगे हुए थे। पटरियां खून की वजह से पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। ये नज़ारा मेरे दिल को कपकपा देने में पूरी तरह से कायम था। कुछ देर तक तो मैं अपने शरीर को हिलता डुलता देखता रहा क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं था और मैं कुछ भी कर पाने में नाकाम था। एक बार फिर मेरे कानों में किसी के हंसने की आवाज़ गूंज उठी। ये कोई और नहीं बल्कि नितिन का बहरूपिया ही था, जो असल में एक शैतान था। उसके अस्तित्व को मिटा पाना मेरे बस की बात नहीं थी। उसने अपने हाथ का इशारा किया और जब मैंने उस तरफ देखा तो मैंने पाया कि एक औरत और एक आदमी उस बेंच पर बैठे हुए थे। उस औरत के मुंह पर उसका पल्लू गिरा हुआ था, लेकिन उन दोनों के पीछे एक बड़ा सा जानवर दिखाई दिया जिसकी चोंच बहुत लंबी थी। देखने में ऐसा लग रहा था मानो वो कोई पक्षी शैतान है। उस अजीब जीव को देखकर मेरे अंदर कपकपी का संचार होने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अब तक का सबसे डरावना नज़ारा उसी पक्षी को देखकर लगा। उसने अपनी गर्दन ऊपर की तरफ उठाई तो उसकी नाक तो किसी पक्षी की तरह प्रतीत हो रही थी, लेकिन उसका चेहरा किसी इंसान की भांति लग रहा था। उसने अपना मुंह खोला तो उसके अंदर से दो लंबे लंबे दांत बाहर निकले। मेरी आंखों के समक्ष उसने उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। उन दोनों की गर्दन से खून बहता हुआ मुझे साफ नजर आ रहा था, लेकिन उस जोरदार ठंड में मैं अपने पांव तक को हिला नहीं पाया। उसने अपनी भयानक चोंच से उन दोनों की गर्दन को फाड़ दिया और उन दोनों को वहीं मार दिया। मैं जानता था कि अब अगला नंबर मेरा ही है और यहाँ से निकलना ही मेरे लिए फायदेमंद साबित होगा, लेकिन मेरा हर प्रयास विफल रहा। लेकिन बाद में उम्मीद का एक पहाड़ अचानक ही मेरे दिल में पैदा हुआ। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से निकलने वाली ट्रेन में बैठकर मैं जिंदा बच सकता हूँ। इतने में मेरे फ़ोन की घंटी बजने लगी और फ़ोन पर सिग्नल नहीं था। बावजूद इसके भी अपने फ़ोन को बजता देख मैं हैरान था, लेकिन फ़ोन उठाने पर मुझे पता चला कि ये कोई अननोन नंबर है। और उसके बाद फ़ोन उठाते ही सामने से आई आवाज़। अपनी मौत को अपने समक्ष देखकर मैं विचलित हो गया। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी। इसी बीच मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया
और मुझे कांपती हुई उन पटरियों से यह महसूस हो गया कि स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने वाली है। इससे पहले कि मैं ट्रेन में चढ़ पाता, मुझे उस बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दी और इस आवाज़ में मुझे ऐसा लग रहा था मानो वो ऐसा कहना चाहता है कि इस ट्रेन में मत चढ़ना, यह ट्रेन तुम्हें किसी दूसरी दुनिया तक लेकर जाएगी जहाँ सिर्फ तुम्हारी मौत मिलेगी। आवाज़ को सुनकर मैंने तय किया कि मैं ट्रेन में नहीं बैठूंगा और इन माया भ्रम से बचने के लिए मुझे कोई और तरीका ही निकालना पड़ेगा। फिर मुझे उस फैक्ट्री की याद आई जो उस स्टेशन के बगल में बनी हुई थी। अभी भी मुझे उस तरफ धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा था। सतर्कता बरतते हुए इस बार मैं उस धुएं की तरफ बढ़ता रहा। मैंने दौड़ नहीं लगाई बल्कि सामान्य रफ्तार से उसकी तरफ चलता रहा और इस बार तो गजब ही हो गया। मैं सही सलामत फैक्ट्री के आखिर तक पहुंच गया जहां से फैक्ट्री का एक छोटा सा डोर मुझे नजर आ रहा था। इसी तरह मैं उस डोर में दाखिल हुआ और फैक्ट्री के अंदर पहुंचा। वहां पर मौजूद सभी लोग मुझे देखकर अचंभित रह गए और फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने बताया कि वो लड़का काफ़ी सालों से अपने मम्मी और पापा से बिछड़ चुका था और यही एक बड़ी वजह रही कि वो अपने मम्मी और पापा को ढूंढने में नाकाम रहा। फिर वो उस स्टेशन तक पहुंच गया जहां पर मायावी ताकतों ने उसे घेर कर समाप्त कर दिया। उस स्टेशन का कड़वा सच तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो बच्चा आज भी दूसरे स्टेशन से लोगों को अपने साथ ले जाता है और उन मायावी शक्तियों को सौंप देता है ताकि उसकी मौत का तांडव देख सके। दोस्तों, आज इस कहानी को बीते काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके भी मेरे दिल में एक कहर मच जाता है जब मैं इस घटना को याद करता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।